हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे इरिगेशन इंजीनियरिंग का PYQ क्वेश्चंस जो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन GPSC के अलग अलग क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है क्वालिटी पैरामीटर ऑफ इरिगेशन वाटर। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये सभी क्वेश्चन जो है PYQ से ही लिए गए हैं। तो क्वेश्चन का ईयर भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेट्स स्टार्ट। इफ़ इरिगेशन वाटर इज़ हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एक इरिगेशन वाटर के अंदर जो सोडियम का कंसंट्रेशन है वो 30 mg पर लीटर, कैल्शियम 4 mg पर लीटर और मैग्नीशियम भी 4 mg पर लीटर दिया हुआ है। तो उसका पूछा है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो कितना होगा। तो दोस्तों, एक फॉर्मूला आता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का, SAR वैल्यू का फॉर्मूला आता है। क्या होता है? सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो इज इक्वल टू Na पॉजिटिव डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ Ca पॉजिटिव प्लस Mg पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो SR का फॉर्मूला हो जाएगा Na पॉजिटिव डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ Ca पॉजिटिव प्लस Mg पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलिए। तो सोडियम का जो कंसंट्रेशन है उसको ऊपर रखना है। इसके बाद बॉटम में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंसंट्रेशन को प्लस करके एवरेज लेके रूट निकालना है। तो आइए देख लेते हैं। तो सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो 30 दिया हुआ है, वो ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 4 दिया और मैग्नीशियम का 4 दिया, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 4 + 4 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4 आएगा और अंडर रूट ले लेंगे तो नीचे की जो वैल्यू है वो 2 आएगी और ऊपर है 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो इज़ डिफाइन एज। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पूछा था और इस क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछ दिया है कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो है वो क्या होगा। तो इट शुड बी इक्वल टू सोडियम पॉजिटिव डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। सैलिनिटी इन द इरिगेशन वाटर इज मेजर बाई। इरिगेशन वाटर में सैलिनिटी है, मतलब सॉल्ट का प्रमाण ज़्यादा है, वो किससे मेजर किया जाएगा? क्या सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो बताएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू से पता चलेगी, pH वैल्यू से पता चलेगा, या ऑल ऑफ द अबव? तो सैलिनिटी मतलब सॉल्ट कंटेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से पता चलेगी। एक चीज़ और याद रखिएगा कि सैलिनिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा उतना जो है वाटर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। द सॉल्ट कंसंट्रेशन इन इरिगेशन वाटर शुड नॉट एक्सीड। इरिगेशन वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है वो कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर जो है वो हमें IS कोड बताता है कि 2000 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सॉल्ट कंसंट्रेशन की वैल्यू इरिगेशन वाटर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। इफ़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर। देखिए, रेशियो किसका दिया? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी EC ऑफ इरिगेशन वाटर डिवाइडेड बाई लीच्ड वाटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लीच वाटर। इरिगेशन वाटर है और लीचिंग वाटर है, दोनों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशियो आपको दिया है 0.25। व्हाट वुड बी द लीचिंग रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्रॉप? इसका लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? तो लीचिंग रिक्वायरमेंट जो है यही होता है,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लीच वाटर। तो इन दोनों का जो रेशियो है इसी को हम लोग बोलते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट। तो यदि दोनों का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और लीचिंग वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों का जो रेशियो का वैल्यू है वो 0.25 दिया है, तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट। तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, सेम 0.25 जितना मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इन द रेंज ऑफ 250 से 750 माइक्रोमोव पर सेंटीमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कभी कभी यूनिट आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम में इसका यूनिट आपको याद रखिएगा क्या है, माइक्रोमोव पर सेंटीमीटर। यदि 250 से लेकर 750 के बीच में है तो इसको किस प्रकार का सॉइल, किस प्रकार का वाटर बोलेंगे, लो सेलाइन वाटर, मॉडरेट सेलाइन वाटर, हाई सेलाइन वाटर या वेरी हाई सेलाइन वाटर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आपके पास एक टेबल है, उस टेबल के अकॉर्डिंग जो है आप ये डेटा को याद रख सकते हैं। और टेबल जो है मैं आपको बता देता हूँ कि यदि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे लो सेलाइन वाटर, मॉडरेट सेलाइन वाटर या फिर जो है कितना आ रहा है, हाई सेलाइन वाटर या वेरी हाई सेलाइन वाटर। तो ये टेबल आपके पास एक टेबल में ऐड कर दूंगा बाद में। तो पहली बात आपको ध्यान रखिएगा कि ये जो है 0 से लेके 250 तक होगा तो लो सेलाइन वाटर, 250 से लेके 750 तक होगा तो मीडियम सेलाइन वाटर, 750 से लेके 2250 तक होगा तो उसको बोलेंगे हाई सेलाइन वाटर, और 2250 से यदि ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वेरी हाई सेलाइन वाटर। तो आपको यहाँ रेंज याद रखना है कि 250 से लेके 750 है, तो ये हो जाएगा आपका मॉडरेट सेलाइन वाटर। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या है, 0 से लेके 250 के बीच में रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लो सेलाइन वाटर। 250 से लेके 750 के बीच में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो मॉडरेट सेलाइन वाटर। 750 से लेके 2250 के बीच में है तो हाई सेलाइन वाटर, और 2250 से ज़्यादा है तो वो वेरी हाई सेलाइन वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ऑफ इरिगेशन वाटर इज़ 11 देन इट इज़ क्लासीफाइड एज। इसका भी एक टेबल है, वो भी टेबल आपको याद रखना है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो है 11 है तो वो वाटर क्या कहलाएगा। ठीक है, SAR वैल्यू का भी आपके पास एक टेबल है, वो टेबल जो है डेटा याद रखने का कि जो SAR वैल्यू है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का जो टेबल है वो मैं आपको साथ में दे देता हूँ। तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं कि आंसर जो है वो आ जाएगा, आंसर आपका मीडियम सेलाइन वाटर। ठीक है, मीडियम सेलाइन वाटर आ जाएगा। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू 11 है। ठीक, तो इसका टेबल हम आपको बता देंगे। थिंक 0 से 8 होता है तो लो सेलाइन वाटर, 8 से 16 होता है तो मीडियम सेलाइन वाटर, 16 से 26 होता है तो हाई सेलाइन वाटर, और ग्रेटर देन 26 होता है तो वेरी हाई सेलाइन वाटर कहलाता है। ठीक है, चलिए ये टेबल जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 0 से 10 होगा तो यहाँ पे थोड़ा मेरा भूल हो गया है, ये आंसर जो है आपका आएगा 0 से यदि 10 होगा तो 0 से 10 होगा तो लो सेलाइन वाटर, 10 से 18 होगा तो मीडियम, 18 से 26 होगा तो वो होगा आपका हाई, और 26 से ज़्यादा होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वेरी हाई। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आंसर विल भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 है तो मीडियम सोडियम वाटर ये आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। इरिगेशन वाटर हैविंग सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 12। सेम क्वेश्चन पूछा है, यदि 12 है तो ये भी किस में आएगा, मीडियम सोडियम वाटर में आएगा। टेबल के ऊपर से क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 72। इफ़ द सैलिनिटी इन द वाटर
डज नॉट अफेक्ट एवोपोरेशन, रिड्यूस एवोपोरेशन, इंक्रीज एवोपोरेशन या नन ऑफ द अबव? क्या होगा? सेलिनिटी यदि पानी के अंदर है, पानी के अंदर यदि सेलिनिटी है तो क्या होगा? यदि सॉल्ट वाटर प्रेजेंट है तो एवोपोरेशन को वो रिड्यूस कर देंगे, एवोपोरेशन जो है वो स्लो हो जाए। एवोपोरेशन क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के प्रमाण से यदि सनलाइट में से जो वाटर है, सनलाइट की वजह से जो हमारा अर्थ सरफेस पर वाटर है, प्लांट के अंदर वाटर है, या जितना भी वाटर है वो सब वाटर जो है एवोपरेट होके वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एवोपरेशन। तो एवोपरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा यदि सॉल्ट वाटर है। तो इसीलिए समुद्र के पानी का एवोपरेशन जो है धीरे होता है एज़ कम्पेयर टू रिवर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि सॉइल हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन 4000 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। एक सॉइल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो 400 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। एंड एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो है वो 15 है, और पीएच की वैल्यू जो है वो 8.5 से 10 है। तो इस प्रकार के सॉइल को हम लोग किस प्रकार का सॉइल बोलेंगे? ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पीएच से देख लीजिए। पीएच जो है ये 8.5 से 10 के रेंज में है, तो वो किस प्रकार का रेंज होगा? ये एल्कली रेंज है। ठीक है, एल्कली रेंज है तो सलाइन एल्कली या नॉर्मल सॉइल या एल्कली सॉइल। तो एल्कली रेंज में है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एल्कली सॉइल है। ठीक है, 8.5 से ज़्यादा है तो एल्कली सॉइल है। ओके, 8.5 से 10 के बीच में है तो एल्कली सॉइल है। और एक्सचेंजेबल सोडियम का परसेंटेज और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का परसेंटेज भी आपको देख लेते हैं। चलिए देखिए कि यदि सलाइन सॉइल है, समझ लेते हैं, सलाइन सॉइल है तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4000 से भी ज़्यादा होगा। मतलब सबसे ज़्यादा होगा, सॉल्ट वाटर है, सलाइन वाटर है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। और एक्सचेंज ऑफ सोडियम जो है वो 15 से कम होगा। ठीक है, 15 से कम होगा। और पीएच की वैल्यू जो है 8.5 से भी कम होगी। तो 3 डेटा याद रखिएगा कि सलाइन वाटर के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4000 से ज़्यादा, एक्सचेंजेबल सोडियम 15 से कम, और पीएच की वैल्यू 8.5 से कम। एल्कली वाटर यदि रहेगा तो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4000 से कम रहेगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4000 से कम रहेगी, सोडियम परसेंटेज 15 से ज़्यादा रहेगा, और पीएच का जो रेंज है वो 8.5 से 10 रहेगा। सलाइन और एल्कली की बात करेंगे तो जो है सलाइन और एल्कली मिक्स होगा, इसके लिए 400 से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पीएच की वैल्यू 15 से ज़्यादा रहेगी, और जो है आपका पीएच का वैल्यू 8.5 से कम रहेगा, और एक्सचेंजेबल सोडियम का वैल्यू 15 से ज़्यादा रहेगा, तो वो सलाइन एल्कली कहलाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पीएच की वैल्यू 8.5 से 10 है तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्कली सॉइल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्रॉप अमॉन्ग्स द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू हैव अ मैक्सिमम ड्यूटी इज। गिवन ऑप्शन में जो क्रॉप दिए हैं उसकी कौन से क्रॉप की ड्यूटी सबसे ज़्यादा होती है? ड्यूटी का मतलब क्या होता है? ड्यूटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाइड, मतलब क्यूमेक पर हेक्टेयर ऑफ द एरिया। तो कितने हेक्टेयर एरिया में कितना जो है अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई किया गया उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ड्यूटी जो है वो वीट के लिए सबसे ज़्यादा होती है इस सब क्रॉप्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन ही पूछे गए थे। चैप्टर नंबर 3 पर आ जाते हैं। मेथड ऑफ एंड टाइप्स ऑफ इरिगेशन। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग अलग मेथड से इरिगेशन का हमको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, फॉर द रो क्रॉप्स एंड ऑर्चार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन सिस्टम इज़ बेस्ट। रो क्रॉप्स करने के लिए और ऑर्चार्ड मतलब बाग बगीचा बनाने के लिए कौन सा
इरिगेशन सिस्टम जो है इसमें से सबसे बेस्ट है। तो हमको पता है दोस्तों, ऑर्चार्ड के लिए ड्रिप इरिगेशन या रो क्रॉप्स के लिए ड्रिप इरिगेशन जो है वो बेस्ट है, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा आपको मिलती है। ड्रिप इरिगेशन जो है वो डायरेक्टली रूट जोन में, प्लांट के रूट जोन में वाटर को सप्लाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट 76 नंबर का क्वेश्चन है कि इन फ्लड इरिगेशन फॉर अ स्टीपर रोलिंग लैंड द मेथड इज़ बेस्ट सूटेबल। तो स्टीपर रोलिंग लैंड है तो उसके लिए कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादातर सूटेबल है? तो फ्री फ्लडिंग कर देते हैं। फ्री फ्लडिंग मतलब इसको हम लोग वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं। स्टीपर रोलिंग लैंड है तो वहाँ पे फ्री फ्लडिंग कर देंगे, जो है वाइल्ड फ्लडिंग भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 77, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर एरिया हैविंग लो रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड। अब दोस्तों रेनफॉल तो कम हो रही है लेकिन विंड बहुत ज़्यादा है, तो विंड यदि बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हम स्प्रिंकलर इरिगेशन तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि विंडी मौसम होगा, हवा बहुत तेज़ होगी तो आपका जो स्प्रिंकलर कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। लो रेनफॉल है तो वहाँ पे फर्रो करेंगे नहीं, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा ड्रिप इरिगेशन, मतलब बारिश वहाँ पे कम है, पानी हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, पानी की कमी है, तो वहाँ पे हम लोग ड्रिप इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे जिसकी इफिशियंसी हमको ज़्यादा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 78, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सूटेबल व्हेन। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कब यूज़फुल किया जाएगा? द लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप एंड सॉइल इज ईजिली एरोडेबल, soil is having low permeability, water table is low, crop to be grown have the deep root। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर ग्रेडियंट जो है स्टीप ग्रेडियंट होता है, मतलब पानी जो है ज़्यादा ऊपर तक पहुँचाना रहता है हमको, और सॉइल इज़ ईजिली एरोडेबल। ऐसा मतलब पानी मान लो आपने पूरा भर दिया, यदि पानी मान लीजिए वहाँ पे आपने फर्रो इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन कर दिया है तो पानी के साथ साथ सॉइल जो है बह जाएगी। तो यदि सॉइल इजीली एरोडेबल हो रही है तो वहाँ पे हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन ही करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सरफेस इरिगेशन मेथड। इसमें से कौन सा मेथड जो है वो सरफेस इरिगेशन मेथड नहीं है? स्प्रिंकलर इरिगेशन भी एक सरफेस इरिगेशन मेथड है, बॉर्डर इरिगेशन जो है वो भी सरफेस इरिगेशन मेथड है। अच्छा, इसमें से नहीं कौन सा है वो पूछा गया है। ओके, फर्रो इरिगेशन जो है ये आपका सरफेस इरिगेशन है, बेसिन भी सरफेस है, बॉर्डर भी। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है ये एक सरफेस इरिगेशन नहीं है, मेथड जो है नहीं है, क्योंकि इसमें जो है पानी को जो है हम लोग किसी सरफेस पे फ्लो नहीं करवाते हैं, इसमें पानी को जो है पंप के थ्रू जो है वो वहाँ पे गिराते हैं, ठीक है। तो ये स्प्रिंकलर जो है वो सरफेस इरिगेशन में नहीं कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सीरियल क्रॉप द मोस्ट कॉमनली अडोप्टेड मेथड ऑफ इरिगेशन इज। तो सीरियल क्रॉप्स के लिए कौन सा मेथड ऑफ इरिगेशन जो है ज़्यादा सूटेबल है? तो विच मेथड इज़ वेरी सूटेबल। वहाँ पे हम लोग स्प्रिंकलर तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग जो हैं डीचेस वगैरह बनाते हैं हम लोग चारों तरफ से और पानी की सप्लाई करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेक मेथड, चेक फ्लडिंग मेथड वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। चलिए, फॉर द स्टैंडिंग क्रॉप्स इन अंडुलेटिंग सैंडी फील्ड द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन इज। अंडुलेटिंग एरिया है जहाँ पे पाइप वाइप बिछाना पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे हम लोग ड्रिप करेंगे नहीं, फर्रो भी वहाँ पे कर नहीं सकते, ठीक है। अंडुलेटेड स्लोपिंग एरिया है तो स्लोपिंग एरिया होगा तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे। ड्रिप इरिगेशन मेथड हैज़ अ वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसीज। ड्रिप इरिगेशन मेथड के अंदर वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, अच्छा व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी? तो हमने फील्ड में कितना पानी प्रोवाइड किया, वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड एंड वाटर स्टोर्ड बाय द रूट जोन ऑफ प्लांट। प्लांट ने कितना पानी
रूट जोन को लिया और कितना पानी हमने फील्ड पर प्रोवाइड किया था। इस रेशियो को बोलते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। और सबसे ज़्यादा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी मिलती है हमको ड्रिप इरिगेशन मेथड में, जो होता है 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं, कैनाल इरिगेशन एंड द कैनाल डिज़ाइन। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं कैनाल इरिगेशन कैनाल डिज़ाइन से कि R.G. Kennedy carried out the extensive investigation to select the some straight reach. Those had not posed by any problem of silting and squaring the long time. तो जो R.G. कैनेडी साहब थे, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया था। वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे किया था उन्होंने, कि उन्होंने ऐसा देखा कि ऐसा ये जो सिस्टम है वो कैनाल सिस्टम है जिसके अंदर ना तो प्रॉब्लम ऑफ सिल्टिंग हो रही है, ना तो प्रॉब्लम ऑफ स्कोरिंग हो रही है। बहुत समय ना तो प्रॉब्लम ऑफ सिल्टिंग का मतलब है कि वहाँ पे ना तो बहुत सारे सेडिमेंट्स आके जमा हो रहे हैं, और स्क्वेयरिंग भी जो है प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। तो वो कौन सा कैनाल था? तो वो कैनाल था अपर बेरी धोब कैनाल। ठीक है, वो अपर बेरी धोब कैनाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, द लेफ्ट ब्रांच carrying a discharge of 30 cubic and has a cultivable area is 30,000 हेक्टेयर। एक ब्रांच कैनाल है, उसके अंदर से डिस्चार्ज जो है वो 30 क्यूमेक हो रहा है, और कल्चरेबल एरिया जो है वो 30,000 हेक्टेयर है। द राइट ब्रांच कैनाल कैरिंग ए डिस्चार्ज ऑफ 6 क्यूमेक और उसका कल्चरेबल एरिया जो है 9,000 है। दो प्रकार का यहाँ पे कैनाल है, कैनाल का ब्रांच है, एक है लेफ़्ट कैनाल ब्रांच और दूसरा है राइट कैनाल ब्रांच। लेफ़्ट कैनाल ब्रांच में 30 क्यूमेक से पानी सप्लाई कर रहे हैं 30,000 हेक्टेयर के लिए, और राइट कैनाल ब्रांच में 6 क्यूमेक डिस्चार्ज कर रहे हैं 9,000 हेक्टेयर कल्चरेबल एरिया के लिए। तो बाय व्हाट परसेंट राइट कैनाल ब्रांच वुड बी मोर एफिशिएंट देन द लेफ़्ट कैनाल ब्रांच। तो यहाँ पे एफिशिएंसी पूछा है कि कितने वैल्यू से लेफ़्ट कैनाल ब्रांच जो है और राइट कैनाल ब्रांच वुड बी मोर एफिशिएंट। तो हम लोग जो है चलिए निकाल लेते हैं इसका। तो पहला जो है 30 क्यूमेक की सप्लाई कर रहे हैं 30,000 हेक्टेयर एरिया के लिए लेफ़्ट कैनाल ब्रांच, तो इसकी ड्यूटी निकाल लीजिए। ड्यूटी क्या हो जाएगा इसका? ड्यूटी ऑफ लेफ़्ट कैनाल विल बी क्या हो जाएगा? एरिया अपॉन डिस्चार्ज। एरिया जो है वो कितना है? 30,000 हेक्टेयर और 30 क्यूमेक ही है इसका। सॉल्व कर दीजिए, इसका कितना आ रहा है आपके पास? 1,000 हेक्टेयर पर क्यूमेक। लेफ़्ट का ड्यूटी आ गया 1,000 हेक्टेयर पर क्यूमेक। इसके बाद जो है इसका हम लोग राइट वाले की ड्यूटी निकाल लेते हैं। राइट वाले की ड्यूटी कितनी आएगी? ड्यूटी ऑफ राइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया इसका कितना है? 9,000 हेक्टेयर है और डिस्चार्ज उसका 6 क्यूमेक है। उसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 1,500 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो लेफ़्ट वाले का जो है वो हमको मिल रहा था 1,000 हेक्टेयर और राइट वाले को मिल रहा है हमारे पास 1,500 हेक्टेयर। तो एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू ड्यूटी ऑफ राइट कैनाल माइनस ड्यूटी ऑफ राइट कैनाल माइनस ड्यूटी ऑफ लेफ़्ट कैनाल डिवाइडेड बाय ड्यूटी ऑफ लेफ़्ट कैनाल। इस एफिशिएंसी आप निकालोगे तो लगभग 50% जितनी एफिशिएंसी आएगी। मतलब कि आपका जो राइट कैनाल है वो 50% ज़्यादा एफिशिएंस है लेफ़्ट कैनाल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैरेट डायग्राम हैज़ बीन ड्रॉन फॉर। गैरेट डायग्राम जो है वो किसके लिए ड्रॉ किया गया था? सेमी सर्कुलर चैनल का था, सेमी इलिप्टिकल चैनल था, या ट्रेपेजॉइडल चैनल था विद द साइड स्लोप ऑफ 0.5:1, या ट्रेपेजॉइडल चैनल था विद द साइड स्लोप ऑफ 1:1। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो गैरेट डायग्राम है वो कैनेडी साहब ने गैरेट डायग्राम का यूज़ किया था, और कैनेडी साहब ने अपने चैनल को ट्रेपेजॉइडल माना था, और उसके अंदर स्लोप जो है
साइड स्लोप की वैल्यू जो उन्होंने 0.5:1 रखी थी। चलिए नेक्स्ट, ए कैनाल विच इज़ अलाइन एट द राइट एंगल टू द कंटूर। एक ऐसा कैनाल है जो कंटूर के राइट एंगल अलाइन होती है, उस कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं साइड स्लोप कैनाल। क्या बोलते हैं दोस्तों? साइड स्लोप कैनाल। नेक्स्ट, गैरेट डायग्राम इज़ यूज्ड टू। गैरेट डायग्राम किसके लिए यूज़ किया गया था? तो चैनल की डिज़ाइन करने के लिए। किसके लिए यूज़ किया गया था? चैनल की डिज़ाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 88, इन द डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट लाइन कैनाल of a triangular shape, if the critical depth of channel is 2.5 meter, then what would be the hydraulic mean depth? Assume side slope of channel is 1:1। ठीक है, तो एक कॉन्क्रीट लाइन कैनाल है और उसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप का है। चलिए ट्रायंगुलर शेप बना देते हैं। सेंट्रल डेप्थ जो है उसका दिया हुआ है 2.5 मीटर। व्हाट वुड बी द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ? और साइड स्लोप जो है वो 1:1 का है, मतलब 45 डिग्री होगा इसका। ये भी 45 डिग्री 45 डिग्री, ठीक। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है? एरिया अपॉन टॉप विड्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या हो जाएगा? एरिया अपॉन टॉप विड्थ, या फिर ट्राइंगल के लिए हम हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू है y/2। ठीक है, सो सॉल्व कर लीजिए। y/2 डायरेक्ट निकल लगाएंगे। y कितना है? 2.5, इसका हाफ कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1.25 हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89, साइलेंट लिमिटेशन ऑफ अनलाइन कैनाल आर। अनलाइन कैनाल का लिमिटेशन पूछा है कि वो कितना होगा, देख लीजिए। अनलाइन का मतलब होता है कि ऐसा कैनाल जिसके ऊपर, जिसके बॉटम में कोई भी लाइनिंग ना की गई हो, मतलब कंक्रीट या फिर ब्रिक मेसोनरी, ऐसे कोई नहीं, ऐसे मटेरियल को अप्लाई ना किया गया हो, वो कैनाल जो मतलब सीपेज हो सकता है, जो नेचुरल सॉइल से बनी होती है इसका बॉटम, उसको हम लोग बोलते हैं अनलाइन कैनाल। ठीक है, तो सिल्टिंग ऑफ चैनल इसका एक लिमिटेशन है, ज़रूर है, सिल्टिंग हो सकता है। इरोजन ऑफ बेड एंड बैंक और बेड, ये जो इसका इरोजन पॉसिबल है। सीपेज भी हो जाएगा यदि लाइनिंग नहीं किया आप लोगों ने। ब्रांचेस इन द चैनल, तो इसको चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि चारों इसका क्या है? एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट, गैरेट डायग्राम यूज फॉर द प्लॉट ऑफ इरिगेशन चैनल कंटेन। गैरेट डायग्राम के अंदर जो इरिगेशन चैनल है वो क्या बताता है? इरिगेशन चैनल के अंदर जो गैरेट डायग्राम है वो क्या बताता है कि डिस्चार्ज प्लॉट ऑन द एक्स एक्सिस, डिस्चार्ज प्लॉट ऑन एक्स एक्सिस, स्लोप ऑन द प्राइमरी वाई एक्सिस, while water depth into the channel and critical velocity v0 on the secondary y axis। तो आंसर आपका ऑप्शन ए ही है। आपको याद रखिएगा कि डिस्चार्ज गैरेट डायग्राम क्या होता है, तो डिस्चार्ज प्लॉट ऑन एक्स एक्सिस, स्लोप ऑन द प्राइमरी वाई एक्सिस। डिस्चार्ज जो है वो एक्स एक्सिस पर लेते हैं, स्लोप जो है वो वाई एक्सिस पे लेते हैं, इनटू द चैनल, एंड क्रिटिकल वेलोसिटी v0 जो है उसको सेकेंडरी वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो ये जो है कैनेडी साहब ने इसको यूज़ किया था। कैनेडी साहब ने अपना एक इक्वेशन भी दिया था वेलोसिटी निकालने के लिए। आपको यदि याद है तो आप उस इक्वेशन को कमेंट कर सकते हैं, कैनेडी साहब ने क्या इक्वेशन दिया था। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं कि कैनेडी फाउंड अपर बेरी दोब कैनाल। कैनेडी साहब ने जब स्टडी की थी अपर बेरी दोब कैनाल पे, तो उन्होंने क्या देखा था? तो उन्होंने ये देखा था कि वो ये अपर बेरी दोब कैनाल एक ऐसा कैनाल है जिसके अंदर ना तो सिल्टिंग हो रही है और ना तो स्कोरिंग हो रही है बहुत लॉन्ग समय के लिए। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ रिगोसिटी कैन बी डिफाइंड बाय लेसी इज डिपेंडेंट ऑन। लेसी के द्वारा जो कोफिशिएंट ऑफ रिगोसिटी बताया गया है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्या वो ग्रेड ऑन द बाउंड्री मटेरियल, डेंसिटी ऑफ बाउंड्री मटेरियल, ग्रेड एंड डेंसिटी ऑफ बाउंड्री मटेरियल,
ग्रेड, डेंसिटी एंड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ द बाउंड्री मटेरियल। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो डिपेंड ऑन द ग्रेड एंड द डेंसिटी ऑफ बाउंड्री मटेरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। सिल्ट चार्ज इज डिफाइंड एज। सिल्ट चार्ज का मतलब क्या है? सिल्ट चार्ज का क्या मतलब है कि एवरेज सिल्ट ऑफ द सिल्ट पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ द सिल्ट पार्टिकल फ्लोइंग विथ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। कि सिल्ट चार्ज क्या कि सभी सिल्ट पार्टिकल का एवरेज है, क्या वॉल्यूम ऑफ सिल्ट पार्टिकल फ्लोइंग विद द यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि कुछ जो सिल्ट पार्टिकल हैं वो वाटर के साथ फ्लो करते हैं उसके वॉल्यूम से रिलेटेड है। वेट ऑफ सिल्ट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या एक यूनिट वॉल्यूम में जितना सिल्ट का वेट है उसको सिल्ट चार्ज बोलते हैं, या फिर वेट ऑफ सिल्ट पर यूनिट डिस्चार्ज ऑफ वाटर। तो सिल्ट चार्ज का मतलब है कि वेट ऑफ सिल्ट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर में कितना वेट सिल्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सिल्ट चार्ज। क्वेश्चन नंबर 94। ए कैनाल विच इज़ अलाइन एट द राइट एंगल टू द कंटूर इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों कि ऐसा कैनाल जो कंटूर के राइट एंगल पे अलाइन किया गया है उस कैनाल को क्या बोलते हैं? आंसर विल बी साइड स्लोप कैनाल। और जो कैनाल जो है 90 डिग्री पे होती है उसको बोलते हैं रिज कैनाल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरेट डायग्राम इज बेस्ड ऑन। गैरेट डायग्राम जो है किसके द्वारा यूज़ किया गया? तो आंसर आपको सिंपल आएगा, क्या आएगा? केनेडी थ्योरी। गैरेट डायग्राम इज यूज्ड बाय केनेडी थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 96। व्हेन elaborate under drainage arrangement cannot be provided and soil strata is sandy, the preferred material for canal lining would be। यदि प्रॉपर ड्रेनेज अरेंजमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया हो, सॉइल स्ट्रेटा भी सैंडी हो, तो प्रीफर्ड मटेरियल फॉर कैनाल लाइनिंग वुड बी। कैनाल लाइनिंग के लिए कौन सा मटेरियल जो है सबसे प्रीफर्ड करेंगे हम लोग? तो कैनाल लाइनिंग के लिए दोस्तों कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे? क्या सीमेंट कॉन्क्रीट मटेरियल यूज़ करेंगे, सॉइल सीमेंट लाइनिंग करेंगे, ब्रिक लाइनिंग करेंगे, या शॉर्टकट लाइन करेंगे? अंडर ड्रेनेज अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पे हम लोग जो है ब्रिक लाइनिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों? ब्रिक लाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैरेट डायग्राम इज बेस्ड ऑन। तो गैरेट डायग्राम किसके ऊपर बेस्ड होता है? गैरेट डायग्राम जो है केनेडी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। आगे देखते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिफाइन एज। क्रिटिकल वेलोसिटी का कंसेप्ट जो है वो भी केनेडी साहब के द्वारा दिया गया था। तो इसका डेफिनेशन क्या है, ऐसा पूछा गया। रेशियो ऑफ एक्चुअल मीन वेलोसिटी v टू द क्रिटिकल वेलोसिटी गिवन बाय केनेडी फार्मूला। रेशियो ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी given by Kennedy formula to the actual mean velocity, ratio of actual mean velocity v to the critical velocity, ratio of actual velocity v not given by लेसी। लेसी के द्वारा तो दिया गया ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि लेसी के द्वारा दिया नहीं गया है। तो आपका आंसर जो है वो बन जाएगा कि रेशियो ऑफ एक्चुअल मीन वेलोसिटी v टू द क्रिटिकल वेलोसिटी v नॉट गिवन बाय केनेडी। एक्चुअल मीन वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। एक्चुअल मीन वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी का जो रेशियो है उसको बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट, वेटेड पेरीमीटर ऑफ अनलाइन कैनाल एज पर लेसी इज गिवन बाय। लेसी थ्योरम के द्वारा वेटेड पेरीमीटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो 4.75 अंडर रूट क्यू होता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 4.75 अंडर रूट क्यू। नेक्स्ट, वेटेड पेरीमीटर ऑफ ए रिजिम चैनल फॉर ए डिस्चार्ज ऑफ 100 क्यूमेक एज पर लेसी थ्योरी विल बी। तब यहाँ पे इसका लेसी साहब के द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया है वेटेड पेरीमीटर का। क्या है वेटेड पेरीमीटर? P बराबर जस्ट अभी हमने पढ़ा है 4.75 अंडर रूट क्यू। ठीक है,
तो 4.75 अंडर रूट क्यू, क्यू जो है 100 दिया है, इसका रूट करेंगे 10 आ जाएगा, 47.5 कितना आ जाएगा, 47.5 मीटर। नेक्स्ट चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। ए चैनल डिज़ाइन बाय लेसी थ्योरी हैज़ अ मीन वेलोसिटी इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। एक चैनल को लेसी थ्योरी के द्वारा डिज़ाइन किया गया, उसकी जो मीन वेलोसिटी है वो 1 मीटर प्रति सेकेंड रखी गई है। इफ़ सिल्ट फैक्टर इज़ 1 देन हाइड्रोलिक मीन रेडियस विल बी। याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोलिक मीन रेडियस आर का फॉर्मूला होता है आर बराबर 5/2 वी स्क्वायर अपॉन एफ। कितना होता है, 5/2 वी स्क्वायर अपॉन एफ। वी और एफ दोनों की वैल्यू 1 दी है, तो डायरेक्ट इसको कट कर लो तो आंसर विल बी 2.5। कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर। सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 के देखते हैं। डिज़ाइन ऑफ कैनेडी थ्योरी द रिकमेंडेड साइड स्लोप इज। ये भी हमने अभी आगे क्वेश्चन में रिपीट हुआ है कि कैनेडी थ्योरी के अंदर जो साइड स्लोप है वो कितना होता है, कितना हॉरिजेंटल और कितना वर्टिकल रखते हैं। साइड स्लोप जो है कितना हॉरिजेंटल कितना वर्टिकल रखा जाता है, तो 0.5:1 रखते हैं हम लोग, और चैनल जो है ट्रेपेजॉइडल चैनल होता है, 0.5 हॉरिजेंटल टू 1 वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ कैनाल डेप्थ, इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ कैनाल डेप्थ ऑफ फ्लो शुड बी इक्वल टू। इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो डेप्थ ऑफ फ्लो की बात कर रहे हैं। डेप्थ ऑफ फ्लो डी जो है वो एक्चुअली में बी बराबर 2D होता है, बी बराबर 2D होता है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू B/2, तो हाफ ऑफ द विड्थ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द विड्थ। चलिए तो ऑप्शन इकोनॉमिकल कंडीशन की बात कर रहा था। और यहीं पे आपको याद रखें कि हाइड्रोलिक रेडियस जो है वो भी हो जाता है D/2, हाइड्रोलिक रेडियस भी D/2 होता है। चलो, विच मेथड ऑफ कैनाल डिज़ाइन यूज सिल्ट फैक्टर। अब सिल्ट फैक्टर का कंसेप्ट कौन यूज़ किया था, सिंपल क्वेश्चन है, लेसी मेथड। लेसी साहब ने सिल्ट फैक्टर का कंसेप्ट यूज़ किया था। अच्छा, लेसी साहब ने जो अपना मेथड दिया था ना, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि एडी जो है, जो एडी जनरेशन होता है जिसकी वजह से सिल्टिंग का जो प्रॉब्लम आता है, एडी जनरेशन साइड स्लोप, बॉटम स्लोप और दोनों साइड स्लोप की होती है। लेकिन कैनेडी साहब ने जो अपना थ्योरम दिया उसमें यही बताया था कि एडी जनरेशन खाली जो है वो बॉटम से होती है। ठीक है, तो ये एक याद रखिएगा। कैनाल इज फार्म इज नोन एज, द कैनाल इन फार्म इज नोन एज वाटर कोर्स, फील्ड चैनल, वाटर कोर्स या फील्ड चैनल दोनों बोलेंगे या नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, कैनाल को हम लोग वाटर कोर्स भी बोल सकते हैं, फील्ड चैनल भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द लेसी मेथड फॉर डिज़ाइन ऑफ एलुवियल चैनल आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये लेसी साहब के द्वारा जो थ्योरम दी गई थी उसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन सा बताना है। पहला है वेटेड पेरीमीटर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द डिजाइन डिस्चार्ज। तो वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, P बराबर होता था 4.75 अंडर रूट क्यू। तो इंक्रीज विद डिजाइन डिस्चार्ज ठीक ठाक लग रहा है। हाइड्रोलिक रेडियस इज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन सिल्ट फैक्टर। वेटेड पेरीमीटर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द डिजाइन डिस्चार्ज, ये तो गलत है, ऑप्शन सी। वेटेड पेरीमीटर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द सिल्ट फैक्टर, तो वेटेड पेरीमीटर जो है सिल्ट फैक्टर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन जो है आपका मिल जाएगा ऑप्शन ए कि वेटेड पेरीमीटर जो है इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन द डिजाइन डिस्चार्ज। क्वेश्चन नंबर 107, ए चैनल डिजाइन बाय लेसी थ्योरी हैज़ अ मीन वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। इफ सिल्ट फैक्टर इज यूनिटी देन हाइड्रोलिक मीन रेडियस विल बी। तो सेम क्वेश्चन आ गया, हाइड्रोलिक मीन रेडियस जो है वो आपको दिया है 1, अभी हमने डिस्कस किया था, तो क्या होता है फॉर्मूला 5/2 ब्रैकेट में वी स्क्वायर अपॉन एफ। तो ये दोनों 1 दिया है तो आंसर विल बी 2.5। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड थ्रू रिजिम कंडीशन एज सजेस्टेड बाय लेसी।
इसमें से कौन सा कंडीशन जो है, थ्रू रिजिम कंडीशन जो है नहीं सेटिस्फाई करती है? डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, फ्लो इज यूनिफॉर्म, सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज इज वेरिएबल। ये गलत है। सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज ये दोनों क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। और सॉइल इज इनहेरेंट कोलोबियम, सही है। फ्लो यूनिफॉर्म होना चाहिए, डिस्चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए। और ये जो सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज का वैल्यू वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा लेसी साहब ने हमको बताए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, प्रेशर रिलीफ वॉल आर प्रोवाइडेड इन द लाइन कैनाल। प्रेशर रिलीफ वॉल इज प्रोवाइडेड इन द लाइन कैनाल व्हेन, कब प्रोवाइड करेंगे प्रेशर रिलीफ वॉल? when canal is full cutting, when canal is full banking, canal is a partial cutting and partial banking, when canal is barrel in form of the adequate। तो प्रेशर रिलीफ वॉल प्रोवाइड करेंगे when canal is full cutting। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट डिज़ायरेबल अलाइनमेंट ऑफ एन इरीगेशन कैनाल इज। सबसे ज़्यादातर हम लोग इरीगेशन कैनाल को रिज लाइन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, तो आंसर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन फ्रॉम द लेसी रिजिम थ्योरी गिवन बाय। लेसी रिजिम थ्योरी के अंदर टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितना दिया गया था? 3 इक्वेशन उन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 112, बैलेंस डेप्थ ऑफ कटिंग ऑफ कैनाल इज। बैलेंस डेप्थ का मतलब क्या है? वेयर वॉल्यूम ऑफ कटिंग इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ फिलिंग। बैलेंसिंग डेप्थ का कंसेप्ट क्या होता है? जो जितना कटिंग का वॉल्यूम है और उतना फिलिंग का वॉल्यूम होना चाहिए। गैरेट डायग्राम आर यूज़, किसके लिए यूज़ किया गया गैरेट डायग्राम? तो डिज़ाइन करने के लिए। क्या डिज़ाइन करने के लिए? चैनल को डिज़ाइन करने के लिए गैरेट डायग्राम का यूज़ किया था कैनेडी साहब ने। क्वेश्चन नंबर 114, जनरल डेप्थ ऑफ स्कोर कैलकुलेटेड बाय लेसी फार्मूला इन ए रिवर रिप्रेजेंट द डेप्थ बिलो द। जनरल डेप्थ ऑफ स्कोर कैलकुलेटेड बाय लेसी फार्मूला in a river represent the depth below the maximum flood level, minimum flood level in the river, normal flow water level in river या existing river bed level। तो क्या हो जाएगा? maximum flood level in the river। क्वेश्चन नंबर 115, according to the Kennedy non silting and non scouring velocity is called as। तो कैनेडी के द्वारा नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्क्वेयरिंग वेलोसिटी को क्या बोला गया था? तो उसी को तो उन्होंने बोला था क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोला था उन्होंने? क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ कैनाल इज ए रेशियो बिटवीन। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है? एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है? एरिया ऑफ द फ्लो सेक्शन टू द वेटेड पेरीमीटर। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है आर बराबर एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर पी। नेक्स्ट, लेसी थ्योरी इज एप्लीकेबल टू थ्रो पाइप ओवर स्पिलवे इन ऑल रिवर एंड कैनाल इन कॉन्क्रीट लाइन कैनाल। किसके लिए यूज़ किया गया था? इन ऑल एलुवियल रिवर एंड कैनाल। लेसी थ्योरी जो है रिवर, एलुवियल रिवर और कैनाल के लिए एप्लीकेबल है। मोस्ट डिज़ायरेबल अलाइनमेंट ऑफ इरीगेशन कैनाल इज अलोंग। तो मोस्ट डिज़ायरेबल अलाइनमेंट जो ज़्यादातर किसके लिए प्रोवाइड करेंगे? रीज लाइन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, फॉर द डिज़ाइन ऑफ लाइन कैनाल द फॉर्मूला इज़ कॉमनली यूज फॉर। लाइन कैनाल की डिज़ाइन के लिए ज़्यादातर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है? दैट इज़ यूज बाय मैनिंग फार्मूला। वेटेड पेरीमीटर इन द अनलाइन कैनाल एज पर लेसी थ्योरी इज 4.75 अंडर रूट क्यू। Drainage behind the canal lining is required. Drainage behind canal lining to control seepage of a canal water, to control excess hydraulic pressure behind the lining when subgrade is free draining या फिर बैक लाइन कैनाल। किसके लिए प्रोवाइड करते हैं ड्रेनेज बिहाइंड द कैनाल लाइनिंग? तो टू कंट्रोल एक्सेस हाइड्रोलिक प्रेशर बिहाइंड द लाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द बेस्ट अलाइनमेंट ऑफ इरिगेशन कैनाल इज कंटूर कैनाल, रिज कैनाल, वैली कैनाल या नन ऑफ द अबव। इरिगेशन कैनाल का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा कैनाल कहलाता, कौन सा लाइन होगा, तो वो रिज लाइन होगा। आईएस रिकमेंडेशन फॉर शेप ऑफ लाइन कैनाल इज, लाइन कैनाल का शेप क्या था, ट्रेपेजॉइडल था। द मोस्ट सीरियस रीजन ऑफ वाटर लॉस फॉर ए कैनाल इज, ज़्यादातर कैनाल के अंदर से क्या हो जाता है, ज़्यादातर कैनाल के अंदर से हो जाता है सीपेज। सीपेज का प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। सीपेज का क्या मतलब होता है, तो कैनाल का जो बॉटम लेवल है, यदि सॉइल से वहाँ पे लाइनिंग नहीं की गई हो तो वाटर जो है वो सीप कर जाएगा सॉइल के वॉइड्स में से धीरे धीरे, तो जितना आप पानी डालोगे उतना पानी ज़मीन के नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए कैनाल को लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको क्या होता है कि डैम में से जो भी पानी आप वहाँ पे ला रहे हो वो पूरा पूरा पानी जो है कैनाल के थ्रू आपके फील्ड तक पहुँचे। तो इसीलिए जो है कैनाल की लाइनिंग करते हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर फार्मूला फॉर द कैनाल इज, तो B बराबर 2 × D होगा। नेक्स्ट, इफ़ F इज़ द कोफिशिएंट फैक्टर देन चेजिस कांस्टेंट इज़ प्रोपोर्शनल टू। चेजिस कांस्टेंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, F के, या फिर √F के, या फिर 1/F के, या फिर 1/√F के। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होगा 1/√F, सिंपल। नेक्स्ट, इरिगेशन कैनाल आर जनरली अलाइंड अलॉन। देखो आप लोग म्यूनिसिपल इंजीनियर की एग्ज़ाम आने वाली है आपकी गौण सेवा की, 2017 में हुई थी और 2017 के बाद अभी होने वाली है 2023 में। तो लगभग 6 साल के बाद एग्ज़ाम आ रही है। तो क्वेश्चन पेपर का लेवल तो वही रहता है, इजी क्लास 3 का लेवल है। तो वन लाइनर क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इरिगेशन कैनाल जनरली अलाइन अलॉन्ग, तो इरिगेशन कैनाल को ज़्यादातर रीज कैनाल की तरफ करते हैं, या फिर उसको हम लोग वाटर शेड कैनाल भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लेसीज इक्वेशन द स्कॉर डेप्थ इज। लेसी इक्वेशन के द्वारा स्कॉर डेप्थ का कैलकुलेशन किया गया था 0.47 Q/F⁴ 1/3। लाइनिंग ऑफ ए कैनाल इज नेसेसरी। कैनाल की लाइनिंग करना क्यों जरूरी है, टू मिनिमाइज द सीपेज लॉस इन द कैनाल, बिल्कुल सही। टू प्रिवेंट द इरोजन ऑफ बेड एंड साइड ड्यू टू हाई वेलोसिटी, ये भी सही है। टू इंक्रीज द डिस्चार्ज इन ए कैनाल सेक्शन बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, ये भी सही है। तो आप इसका आंसर 129 का आंसर जो है वो ऑप्शन डी लगा सकते हो। चलो, गुजराती में भी कोई कोई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि સૌથી આડછેદ ધરાવતી નહેરનું સૌથી કરકસરયુક્ત આડછેદ માટે B બરાબર નહેરની પહોળાઈ છે અને D બરાબર નહેરની ઊંડાઈ છે। તો શું આવશે, B બરાબર 2 × D। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए B = 2D हो जाएगा। नेक्स्ट, वाटर शेड कैनाल। वाटर शेड कैनाल किसको बोलेंगे, इट इज़ मोस्ट सूटेबल इन हिली एरिया, अवॉइड द क्रॉस ड्रेनेज वर्क, इरीगेट ओनली वन साइड, या ऑल ऑफ द अबव। तो वाटर शेड कैनाल जो है अवॉइड क्रॉस ड्रेनेज वर्क, जहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज वर्क है वहाँ पर वाटर शेड कैनाल को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, या उसे अवॉइड ही करना चाहिए। बोरो पिट शुड बी प्रिफरेबली बी लोकेटेड इन। बोरो पिट का लोकेशन कहाँ पे होगा, filled on the right side of canal, filled on the left side of canal, filled on both sides of the canal, या फिर central half width of canal of a section। तो filled on both side of a canal, बोरोपिट आप कैनाल के दोनों तरफ आप देख सकते हैं होता है। जो खड्डे होते हैं ना कैनाल के, नहर के आजू बाजू जो खड्डे प्रोवाइड करते हैं उसी को तो बोरोपिट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट प्रोसेस इन द वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आ गया है कि इसमें से कौन सा यूनिट प्रोसेस नहीं है। बेटा कोगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन, सॉफ्टनिंग और एड्जॉर्प्शन। तो यूनिट प्रोसेस नहीं है। यूनिट प्रोसेस का मतलब होता है कि जिसके अंदर केमिकल यूज़ करते हैं, और यूनिट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम लोग फिज़िकल फोर्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है आप सिंपली कह सकते हो कि कोगुलेशन में केमिकल यूज़ होता है, वो भी यूनिट प्रोसेस है। सॉफ्टनिंग पॉइंट में केमिकल यूज़ होता है ये, और एड्जॉर्प्शन में केमिकल यूज़ होता है।
तो ये तीनों जो यूनिट प्रोसेस हैं, फ्लोक्यूलेशन जो है उसके अंदर मैकेनिकल यूज़ करते हैं फ्लोक्यूलेंट करने के लिए, जो है मिक्सिंग करने के लिए, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए। तो फ्लोक्यूलेशन जो है वो यूनिट प्रोसेस नहीं है। लेसी सिल्ट थ्योरी इज एप्लीकेबल टू ए चैनल विच आर इन फाइनल रिजिम, परमानेंट रिजिम, ट्रू रिजिम या नन ऑफ द अबव। तो लेसी सिल्ट थ्योरी किसके लिए यूज़ की गई थी? जो चैनल जो है परमानेंट रिजिम में है। चलिए, लेसीज रिजिम वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू, लेसी रिजिम वेलोसिटी जो है किसके प्रोपोर्शनल होती है? आर की पावर 3/2 एस की पावर 1/2, आर की पावर 1/2 एस की पावर 3/2, आर की पावर 2/3 एस की पावर 1/3 और आर की पावर 1/2 और एस की पावर 1/3। तो लेसी रिजिम वेलोसिटी जो है आर की पावर 2/3 और एस की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। चेजिस फार्मूला इज़ यूज टू डिटरमाइन, चेजिस फार्मूला किसके लिए यूज़ होता है? तो चेजिस फार्मूला से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, और वेलोसिटी किसके अंदर? वेलोसिटी इन द ओपन चैनल फ्लो, वेलोसिटी इन ओपन चैनल फ्लो। नेक्स्ट, फॉर ए लार्ज नेचुरल स्ट्रीम alluvial bed having undefined bank, the linear waterway should be determined from design of discharge using लेसी थ्योरी। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? लीनियर वाटर लेसी थ्योरी के द्वारा। तो एल बराबर क्या उसने किया था? एल बराबर C/√Q, C/√Q। तो C का वैल्यू क्या होता था? 4.75 ज़्यादातर उन्होंने रखा था। इरिगेशन कैनाल आर जनरली अलाइन अलॉन रीच कैनाल, सिंपल, कितने बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप इसको तो कर ही लेना। चलो, इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कैनाल अलाइन नियरली पैरेलल टू द कंटूर ऑफ ए कंट्री इज नोन एज, नियरली पैरेलल टू कंटूर ऑफ ए कंट्री, उस कैनाल को क्या बोलेंगे? तो उस कैनाल को हम लोग जो है बोलेंगे कंटूर कैनाल। कैनाल अलाइन नियरली पैरेलल टू द कंटूर ऑफ ए कंट्री, इसको हम लोग बोलेंगे कंटूर कैनाल। जो 90 डिग्री रीज लाइन, तो साइड स्लोप कैनाल। वाटर साइड कैनाल जो रीज लाइन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और यदि आप जो है क्लास 3 लेवल की और क्लास 2 लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले अगस्त में आपका पेपर है, तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को जो है लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और इसको एक बार तो आप ज़रूर शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। और यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।